अगले दिन भी सब वैसे ही मामूल के हिसाब से अपने अपने कामों में मसरूफ हो गए। अगले दिन मैं टीवी वाले कमरे में बैठा टीवी देख रहा था और चैनल बदल बदल के देख रहा था, तो मैंने सोचा अपने कमरे में जाकर बैठा जाए। मैं जब टीवी वाले कमरे से बाहर निकला तो मेरी नज़र किचन में पड़ी वहां चची शेल्फ के पास खड़ी सब्जी काट रही थी। मैंने कहा, चची जान आज क्या पक्का रही है? आपकी मदद कर दूं? चची ने अपना नीचे वाला होंठ काटते हुए बोले। ओ भतीजी, इतनी दिन बाद चची की मदद का ख्याल आया है। आगे से हंसने लगे। मैंने कहा, चची इतना सब कुछ कर लिया है, मुलाकात भी अच्छी होती है। वो बोले, और जितना कहा है वो कर। मैंने इस दिन भी समझाया था कि मैं जितना कर सकती हूँ कर दिया करूँगी। इसके लिए तुम्हें और अच्छे अच्छे माल ज़रूर खुला दिया करूँगी। मुझे चची की बात पर गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन चुप रहना ही बेहतर समझा। मुझे पता था एक ना एक दिन तो चची से मुलाकात करके ही रहूँगा। लेकिन सुना भतीजे, कैसी लगी मैं तुम्हें? मैंने सांस बहाल करके कहा, वाह चची, कमाल है। अपने तो आज दिल खुश कर दिया। चची ने कहा, अब जाके नहा लो। मैं भी नहाने जा रही हूँ। और वो अपने कमरे में बने बाथरूम में चली गईं और मैं सहमे हुए बने हुए बाथरूम में दाखिल हो गया और दोबारा आकर टीवी देखने लगा। चची भी नहा के किचन में अपना काम खत्म कर रही थी। सारा काम खत्म करके वो अपने कमरे में जाने लगे तो टीवी वाले कमरे में आए और आकर बोले, काशी बेटा, मेरा कमरे में आओ, कुछ बातें करनी है। यहाँ दादी का कमरा साथ में है, आवाज चली जाएगी। मैंने टीवी बंद किया और चची के साथ उनके कमरे में आकर कुर्सी पर बैठ गया और चची अपने बिस्तर पर बैठ गई। मैंने पूछा, क्या बात करनी है, आप बताएं। तो कहने लगें कि ओ देखो काशी बेटा, जो कुछ भी तुम्हारी और मेरे दरमियान चल रहा है वो किसी के आगे भूल के भी जिक्र नहीं करना, नहीं तो हम दोनों को जो जिल्लत उठानी पड़ेगी वो तुम्हें बहुत अच्छी तरह पता है। मैंने कहा, चची अब क्यों फिक्र करती है? मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा और न किसी को अपने इस ताल्लुक में शामिल करूंगा। अब क्यों फिक्रमंद हैं इतनी? वो बोले, ओ देखो काशी बेटा, अभी तुम इतनी बड़े नहीं हो, इसलिए डर लगता है कि कहीं तुम्हारी जुबान से ये बात निकल गई तो हम दोनों की खैर नहीं होगी। इस आशरत का मियाँ जब आता था तो अपनी पूरी कोशिश करता था कि वो अपनी बीवी को मुतमईन कर सके, लेकिन वो नहीं कर पाता था। वो शुगर की वजह, बीमारी की वजह से इसकी सांस फूल जाती थी और आशरत बेचारा 2 साल इंतजार करती रहती थी और जब मियाँ आता था तो भी बेचारा सुलगती रहती थी। वो अपने मन का बोझ मेरे साथ अपना दुख बांटकर पूरा कर लेती थी और मैं कई साल तक इसको दिलासा देती रहती थी और कुछ ना कर सकी। और फिर आशरत की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसको वो आज भी अपने दिल में बसाने बैठी है, जो सिर्फ मेरे और उसके अलावा किसी और को नहीं पता। हुआ कुछ यूं कि आशरत के घर के साथ में हमारे एक और महल्लादार रहते हैं। उनका एक बेटा और 2 बेटियां हैं। बेटियां बड़ी हैं, उनकी शादी हो चुकी है और बेटा इस वक्त छोटा था, लेकिन अब वो भी शादीशुदा हो चुका है, एक बच्चे का बाप है और दुबई में बैंक का मुलाजिम है। आशरत का उनके घर आना जाना था और इस लड़के की माँ आशरत की हमसाई और दोस्त भी थी, इसलिए उनका बेटा आशरत के घर का काम भी कर दिया करता था। घर के काम कर देता था, बिल जमा करवाना, घर का सौदा सलफ लेकर आना वगैरह वगैरह। इसका आशरत के घर आना जाना आम था। वो लड़का आशरत को आशरत आंटी कहकर बुलाता था और अपने घर की तरह उनके घर का भी ख्याल रखता था। इस लड़के की उम्र इस वक्त कोई 22 साल थी और अच्छा सेहतमंद भी था। इसके बाप की अच्छी खासी बड़ी शहर में अपनी कराने की दुकान थी। जब नरीन की शादी नहीं हुई थी, इस वक्त वो बस अगर कोई घर का काम होता था तो आशरत के घर आता जाता था, लेकिन जब नरीन की शादी हो गई तो वो आशरत के घर ज्यादा आता जाता था और आशरत से कहता था कि आंटी आप अकेली होती हैं, इसलिए मैं आपका हाथ बटाने के लिए आ जाता। बाजी नरीन के बाद अब तो अकेली होकर रह गई है। आशरत भी इसका बड़ा ख्याल रखती थी। वो अक्सर आशरत से इसके मियाँ के मुताल्लिक पूछता रहता था कि वो इतना ज्यादा अरसा बाहर क्यों रहते हैं, वो आपके साथ क्यों नहीं रहते, उनको आपका ख्याल रखना चाहिए। इस तरह की बातों से वो आशरत की दिलजुई किया करता था। आशरत भी एक औरत थी। औरत की कोई दिलजुई करे, इसका ख्याल रखे तो औरत इस पर मुकम्मल भरोसा करके अपना दाके बांध लेती है। आशरत ने भी आहिस्ता आहिस्ता ऐसा ही किया और वो इस लड़क, वो बोले, वो नहीं, रिश्ता नहीं है, अपने महल्ले की ही है, वो कोई और नहीं नरीन की उम्मी है। जब चची के मुंह से सुना तो मैं उछल पड़ा और हैरत से चची को देखने लगा। चची आगे से बोलें कि ओ लगा हैरत का झटका,
मैंने कहा, ओ वाकई चची अब सच कह रही हैं कि नरीन की उम्मी भी। और आपने उन्हें कैसे राजी किया? और क्या वो नरीन का मेरे साथ वाला मामला भी जानती हैं? चची बोले, आराम से आराम से। इतनी क्या जल्दी है? इतने सवाल एक ही दफा में पूछ लिए हैं। मैंने कहा, चची अब ने बात ही ऐसी सुनाई है, मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा है। वो बोले, यकीन आ जाएगा, थोड़ा सब्र करो। और कहने लगे कि नरीन की उम्मी को तुम्हारा और नरीन का मामला बिल्कुल भी नहीं पता है, और न ही तुमने इसके साथ किसी भी बात का जिक्र करना है। इसको तो मेरा और नरीन का मामला भी नहीं पता है। इसका मेरे साथ और हिसाब है और नरीन के साथ और है। तुम्हें ये बातें थोड़े अरसे बाद खुद ही समझ आ जाएंगी। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही थी कि चची क्या पहेलियां बजा रही है। मैंने कहा, चची जा, मैं उनसे किसी किस्म का कोई भी जिक्र नहीं करूंगा। आप बेफिक्र हो जाए, जाओ। लेकिन ये तो बताओ कि वो आपके साथ किस तरह सीट है, और वो इतनी आसानी से कैसे मेरे से मुलाकात पर राजी होंगी। ये तो आपको बताना ही पड़ेगा। चची कहने लगे, ठीक है, बताती हो, लेकिन पहले कमरे का दरवाज़ा बंद कर दो, आवाज़ बाहर न जाए। मैंने दरवाज़ा बंद किया और कुर्सी खींच के बिस्तर के पास रख कर बैठ गया और चची की तरफ देखने लगा। चची बोलें कि ओ नरीन की उम्मी इशरत मेरी सहेली बहुत पहले से थी, जब मैं शादी होकर के यहाँ आई थी। इसके कोई 3 या 4 साल बाद वो मेरी बड़ी पक्कू सहेली बन गई थी, क्योंकि वो उम्र में मुझसे 3 साल बड़ी थी। इसलिए मैं अपनी हर बात हर दाके साके इसके साथ बांटती थी, और आहिस्ता आहिस्ता वो और मैं आपस में अपने हर दाके साके बांटने लगे। इस लिहाज से वो मेरी और मैं इसकी जिंदगी की सब बातें जानती थी। यूं समझ लो वो मेरी पहली और सबसे पुरानी राजदार थी। आशरत के मियाँ सऊदिया मुलाजमत करते थे और वो 2 साल बाद ही 2 या 3 माह के लिए घर आते थे। वही वो वक्त होता था जब आशरत खुश रहती थी और उसकी बेटी भी खूब बाप के साथ अच्छा वक्त गुजारती थी। शुरू में तो आशरत का मियाँ भी जुआ। मैंने भी एक दिन इस लड़के के घर की मोटर खराब हो गई तो वो इशरत के घर आ गया और आकर बोला, इशरत आंटी, पानी वाली मोटर खराब हो गई है, मुझे नहाना है, क्या मैं आपके घर नहा सकता हूँ? आशरत ने कहा, ये तुम्हारा अपना घर है, जो चीज़ मर्जी है इस्तेमाल करो, इसमें पूछने की क्या ज़रूरत है। और वो शुक्रिया अदा करके चला गया। आशरत का घर ग्राउंड फ्लोर पर था, इसलिए थोड़ा बंद बंद था। बिजली जाने से थोड़ा अंधेरा हो जाता था, इसलिए बाथरूम में भी अंधेरा हो गया। और वो लड़का डर के मारे अंदर से बोला, आंटी यहाँ बहुत अंधेरा है, मुझे डर लग रहा है, क्या मैं दरवाज़ा खोल के नहा लूँ? आशरत इस लड़के की बात पर हंसने लगे और बोले, बेटा दरवाज़ा खोल लो, अंधेरा तो बाहर भी है, तुम दरवाज़ा खोल के नहा लो। वो लड़का दरवाज़ा खोल के नहाने लगा और आशरत बाथरूम के बिल्कुल सामने बने किचन में इमरजेंसी लाइट लगाकर हांडी बना रही थी। कोई आधे घंटे के बाद बिजली आ गई तो बाथरूम का दरवाज़ा खुला हुआ था और किचन सामने होने की वजह से जब आशरत की नज़र बाथरूम के अंदर गई तो वो वहां का मंजर देखकर हैरत से हक्का बका रह गईं और हैरत से फटी फटी सी अंदर का मंजर देखने लगे। अंदर वो लड़का। जब इस लड़के की नज़र आशरत पर पड़ी तो इसका रंग लाल सारुख हो गया और वो डर के मारे जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया। आशरत भी दरवाज़ा बंद होने की वजह से अपने हवास में वापस आए। आशरत चूल्हा बंद करके जल्दी से अपने बेडरूम में जाकर दरवाजे बंद कर बैठ गईं और सोचने लगे, ये मैंने आज किया देख लिया। और बार बार वो मंजर उनकी आंखों के सामने घूम रहा था। और आशरत के मियाँ को भी छठी काट कर बाहर गए हुए 1 साल हो गया था। ना चाहते हुए भी आशरत के दिल में डूब गया। उन्होंने जल्दी से अलमारी में से नई चादर निकाली और बिस्तर पर डाल दी और पुरानी चादर को उठाकर और हल्का सा दरवाज़ा खोल के बाहर को देखा तो उनकी नज़र बाथरूम के दरवाजे की तरफ गई तो वो खुला हुआ था। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई बाथरूम में इब्तिदाइया गिलगित बलूचिस्तान के एक छोटे से गांव का था। हमारा खानदान अपनी रिवायात में कटा हुआ था, लेकिन रोजगार की तलाश में हम इस्लामाबाद आ गए। मेरे वालदैन गांव ही में रहते थे, जबकि हम 3 अफराद ने यहाँ एक छोटा सा घर बना लिया था। मेरे बड़े भाई शहरियार, उनकी दुल्हन सना और मैं हारिस। मैं 17 साल का था और शहरियार 25 का। वो एक वेल्डिंग वर्कशॉप चलाते थे, जहां मैं भी उनका हाथ बटाता। सना भाभी घर संभालती। उनका हुस्न बयान से परे था। लंबे रेशमी बाल, चांद जैसा चेहरा और ऐसी शफाफ रंगत जैसे पहाड़ों की बर्फ। मैं अक्सर सोचता कि शहरियार भाई की क्या किस्मत है कि उन्हें ऐसी खूबसूरत बीवी मिली।
لیکن گھر کی فضا میں اکثر ایک عجیب سی خاموشی چھائی رہتی۔ شہریار بھائی کام سے تھک کر گھر آتے اور خاموشی سے کھانا کھا کر سو جاتے۔ ثنا بھابی کے چہرے پر ایک اداسی تیرتی رہتی جو ان کی مسکراہٹوں کے پیچھے بھی چھپی نہ رہتی۔ وہ میرے ساتھ بہت شفقت سے پیش آتیں، میرے کپڑے خود دھوتیں، میری پسند کے کھانے بناتیں۔ ان کی یہ محبت مجھے بہت عزیز تھی، مگر میں ان کے دل کی گہرائی میں اترنے کی کوشش نہیں کرتا تھا۔ ایک دن شہریار بھائی کو لاہور سے گاڑی کے پرزے منگوانے تھے۔ انہوں نے مجھے گھر پر چھوڑا اور روانہ ہو گئے۔ یہ پہلا موقع تھا جب ہم دونوں گھر پر اکیلے تھے۔ شام ڈھل رہی تھی، ثنا بھابی نے چائے بنائی اور دونوں کپ لے کر بیٹھنے کا کمرے میں آئیں۔ معمول کی بات چیت کے بعد اچانک خاموشی چھا گئی۔ حارث، تم نے کبھی سوچا ہے محبت کیا ہوتی ہے؟ انہوں نے اچانک پوچھا، اپنی چائے کی پیالی میں دیکھتے ہوئے۔ میں حیران رہ گیا۔ بھابھی، یہ سوال تو اچانک؟ تم سمجھو کہ نہیں، انہوں نے مسکرا کر کہا، مگر ان کی آنکھوں میں نمی تھی۔ کبھی کبھی جسم کے قریب ہونے سے بھی دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں اور کبھی خاموشیاں ہی سب کچھ کہہ جاتی ہیں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی، میں خاموش رہا۔ وہ اٹھیں اور کھڑکی کے پاس جا کھڑی ہوئیں۔ شہریار اچھے انسان ہیں، مگر ان کے پاس وقت نہیں، نہ میرے لیے نہ زندگی کے لیے، بس کام اور نیند۔ میں ایک ساتھی چاہتی تھی، ایک ہمدم، مگر یہاں تو میں ایک خوبصورت قید خانے میں ہوں۔ ان کی باتوں نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ میں نے کبھی ان کی اداسی کو گہرائی سے نہیں سمجھا تھا۔ میں بھی اٹھا اور ان کے قریب جا کھڑا ہوا۔ بھابھی، آپ؟ میرا ہاتھ بے ساختہ ان کے کندھے پر پڑ گیا۔ وہ چکرائیں اور ہماری نظریں مل گئیں۔ اس لمحے کچھ ٹوٹا، خاموشی بول اٹھی۔ ہوا میں ایک کشش تھی، ایک ایسی کشمکش جو نہ تو مکمل تھی نہ ہی نامکمل۔ وہ پہلے ہٹیں۔ معاف کرنا حارث، میں نے بہت باتیں کر دیں، تم بچے ہو، تمہیں نہیں سمجھ آئے گی۔ میں بچہ نہیں ہوں بھابھی، میں نے بے ساختہ کہہ دیا۔ میں آپ کی اداسی دیکھ سکتا ہوں۔ اس رات میں سو نہ سکا۔ ثنا بھابی کے الفاظ میرے دل و دماغ میں گونجتے رہے۔ اگلے کئی دن میں نے شہریار بھائی اور ثنا کے درمیان فاصلے محسوس کرنے شروع کیے۔ وہ ایک دوسرے کے سامنے بولتے تھے، مگر آنکھیں نہیں ملتی تھیں۔ پھر وہ دن آیا جب شہریار بھائی کو دوبارہ لاہور جانا پڑا۔ اس بار وہ رات وہیں گزارنے والے تھے۔ گھر میں صرف میں اور ثنا تھے۔ رات کے کھانے کے بعد وہ بیٹھنے کے کمرے میں کتاب پڑھنے لگے۔ میں بھی اپنی کتاب لے کر آیا۔ حارث، انہوں نے اچانک کتاب نیچے رکھتے ہوئے کہا، کیا تم مجھے کبھی عجیب محسوس کرتے ہو؟ کیوں بھابھی؟ کیونکہ میں اپنے آپ کو عجیب محسوس کرتی ہوں۔ کبھی کبھی لگتا ہے میں وہ شخص بن گئی ہوں جو میں ہونا نہیں چاہتی تھی۔ میں ان کے قریب بیٹھ گیا۔ آپ وہی ہیں بھابھی، خوبصورت، مہربان، قابل۔ انہوں نے میری طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو میں نے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ تم بہت معصوم ہو حارث۔ زندگی صرف خوبصورتی اور مہربانی نہیں ہوتی، یہ جذبوں کا ایک سمندر ہے جس میں کبھی طوفان اٹھتے ہیں، کبھی سکون۔ ہماری بات چیت گہری ہوتی گئی۔ وہ مجھے اپنے خواب سنانے لگیں، اپنے بچپن کے واقعات، اپنی خواہشات۔ میں انہیں سنتا رہا۔ وقت گزرتا گیا۔ پھر اچانک انہوں نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ کے قریب رکھ دیا۔ ایک لمحے کے لیے ہمارے ہاتھ چھو گئے۔ یہ ایک بجلی کا جھٹکا تھا۔ میں نے ہٹنے کی کوشش کی، مگر وہ میرا ہاتھ تھامے رہیں۔ مت ڈرو حارث۔ بھابھی، یہ جانتے ہو، میں نے ہمیشہ تمہیں ایک معصوم لڑکا سمجھا، مگر آج میں دیکھ رہی ہوں تم میں ایک سمجھدار جوان چھپا ہے۔ میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں؟ ان کی آواز میں ایک تلخی تھی۔ کیونکہ میں تمہاری بھابھی ہوں یا کیونکہ ہم معاشرے کے بنائے ہوئے اصولوں سے ڈرتے ہیں؟ میں خاموش رہا۔ میرے دل میں طوفان برپا تھا۔ وہ اٹھیں اور میرے قریب آ کھڑی ہوئیں۔ حارث، زندگی بہت مختصر ہے۔ کبھی کبھی ہمیں وہ کرنا چاہیے جو ہمارا دل چاہتا ہے، بجائے اس کے جو دوسرے چاہتے ہیں۔ اور شہریار بھائی؟ میں نے کمزور سی آواز میں پوچھا۔ ان کے چہرے پر درد کے آثار ابھے۔ شہریار اچھے انسان ہیں، مگر وہ مجھے وہ نہیں دے سکے جو ایک عورت چاہتی ہے، توجہ، محبت اور احساس۔ میں انہیں چاہتی ہوں، مگر میں تنہا ہوں حارث، بہت تنہا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے بے ساختہ اپنا رومال انہیں تھما دیا۔ انہوں نے رومال لیا اور میرے ہاتھ کو تھام لیا۔ اس بار میں نے ہاتھ نہیں کھینچا۔ تم سمجھ سکتے ہو یہ تنہائی؟ انہوں نے پوچھا۔ میں نے ہلکا سا سر ہلایا۔ شاید نہیں، مگر میں ان کے درد کو محسوس کر سکتا تھا۔
अगले लम्हात में क्या हुआ मैं इसे वाज़े तौर पर बयान नहीं कर सकता। ये एक धुंधला सा ख्वाब था। वो करीब आई, मैंने उन्हें गले लगा लिया। ये कोई शहवानी भैंचन नहीं था, बल्कि दो तन्हा दिलों का मिलना था। वो मेरे कंधे पर रोईं और मैं उनके बालों में हाथ फेरता रहा। फिर अचानक मैंने खुद को पीछे खींच लिया। नहीं भाभी, ये गलत है। वो हैरान से मुझे देखती रहीं। मैंने कहा, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, मगर ये मोहब्बत वो नहीं है जो आप समझ रही हैं। मैं आपका एहतराम करता हूँ, आप मेरे घर की इज्जत हैं। अगर हमने ये कदम उठाया तो हम ना सिर्फ शहरियार भाई से गद्दारी करेंगे, बल्कि अपने आप से भी। हम अपनी इज्जत खो बैठेंगे। सना भाभी कुछ देर खामोश रहीं, फिर उन्होंने एक गहरी सांस ली। तुम सच कह रहे हो हारिस, मैंने तुम्हारी मासूमियत को गलत समझ लिया। तुम सिर्फ खूबसूरत चेहरे वाले लड़के नहीं हो, तुम्हारे अंदर एक मजबूत शख्स छुपा है। वो वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गईं। तुम्हारी बात सही है, ये रास्ता तबाही की तरफ जाता है। मैंने अपनी मायूसी में तुम्हें भी गड्ढे में खींचने की कोशिश की, माफ करना। मैं उनके सामने बैठ गया। भाभी, हमें शहरियार भाई से बात करनी चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि आप क्या महसूस कर रही हैं, शायद वो नहीं जानते। अगले दिन शहरियार भाई वापस आ गए। मैंने सना भाभी को उनसे बात करने के लिए अकेले छोड़ दिया। मैं बाहर टहलने चला गया। जब वापस आया तो घर की फिजा बदली हुई थी। शहरियार भाई और सना भाभी एक साथ बैठे चाय पी रहे थे और बातें कर रहे थे। मैंने देखा कि शहरियार भाई ने सना भाभी का हाथ थाम रखा था। रात के खाने पर शहरियार भाई ने कहा, हारिस, मैं कल सना को अपने साथ वर्कशॉप ले जा रहा हूँ। वो ऑफिस का काम संभालेंगी। हम ज्यादा वक्त एक दूसरे के साथ गुजार सकेंगे। मैंने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाया। सना भाभी ने मुझे एक नज़र देखा जिसमें शुक्रगुजारी और इज्जत के जज्बात थे। वक्त गुजरता गया, घर में फिर से खुशी लौट आई। शहरियार भाई और सना भाई के दरमियान वो फासला खत्म होने लगा। मैंने देखा कि वो इकट्ठे हंसते, बातें करते और मुस्तकबिल के मंसूबे बनाते। एक रात जब मैं अपने कमरे में किताब पढ़ रहा था, सना भाभी ने दस्तक दी। आ जाओ हारिस, उन्होंने कहा। मैं बाहर आया। वो चाय का ट्रे लेकर खड़ी थीं। हम दोनों छत पर चले गए। सितारे चमक रहे थे। तुम्हारा शुक्रिया हारिस, उन्होंने आहिस्तगी से कहा। कैसे? तुमने ना सिर्फ मुझे गलत रास्ते पर चलने से रोका, बल्कि तुमने मुझे सीधा रास्ता भी दिखाया। तुमने मुझे याद दिलाया कि मसाइल का हल फरार में नहीं, बल्कि उनका सामना करने में है। तुमने मेरी और शहरियार की जिंदगी बचा ली। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, आपने खुद फैसला किया था भाभी, मैंने तो सिर्फ अपनी सोच कही थी। नहीं, उन्होंने इसरार किया। तुम्हारी इस सोच ने मुझे झंझोड़ा। तुमने इज्जत की कीमत समझाई। आज मैं समझती हूँ कि हकीकी खूबसूरती सिर्फ चेहरे पर नहीं, दिल और किरदार में होती है, और तुम दोनों जगह खूबसूरत हो। हम खामोशी से सितारों को देखते रहे। मैंने महसूस किया कि मैं अब वो मासूम लड़का नहीं रहा जो इस्लामाबाद आया था। मैंने जिंदगी का एक अहम सबक सीखा था। हर कशिश मोहब्बत नहीं होती, और हर मोहब्बत का इजहार जिस्मानी कुर्बत से नहीं होता। कभी कभी मोहब्बत का मतलब होता है किसी को गलत रास्ते पर जाने से रोकना, चाहे इसमें वक्ती नाराजगी ही क्यों ना हो। आज कई साल बाद जब मैं अपने घर बैठा ये कहानी लिख रहा हूँ तो मुझे फख्र होता है कि मैंने उस रात सही फैसला किया। सना भाभी और शहरियार भाई आज भी खुश हैं, और मैं अपनी फैमिली का एक काबिल एतमाद फर्द हूँ। जिंदगी हमें आजमाइशों में डालती है, मगर हमारा किरदार ही हमें बताता है कि हमें किन रास्तों पर चलना है, और मैंने उस रात अपने किरदार का इम्तिहान पास कर लिया था।